सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं पिशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने पीवाईक्यू पार्ट 5 का जो जीके का सीरीज चल रहा था हम लोगों का, तो उसका हम लोग जो है लेक्चर नंबर 18 का जो है रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के 17 लेक्चर तक का रिवीजन कर चुके हैं, तो जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखें जाकर के देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो लेक्चर नंबर 18 का करने वाले हैं, जो कि हिंदी मीडियम में रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये सीरीज चल रहा है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को जो है कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये सीरीज रहेगा, आप कम समय में जो है आप रिवीजन कर सकते हैं हर एक लेक्चर को। तो चलिए बाकी आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी उसके पहले आपको बता दें कि जो लोग भी यहाँ पर जो है जैसे कि अभी पता आपको कि एनटीपीसी वगैरह का डेट आ चुका है, साथ ही साथ आपका जो है सीजीएल का भी आपका जो कैलेंडर है आउट हो चुका है, उसमें एग्जाम डेट मेंशन हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका जो है प्रैक्टिस पे भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा टेक्स्ट बुक जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए। सो अभी देखिए यहाँ पर आज ऑफर भी चल रहा है। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं, तो अगर आप हमारा कूपन कोड एस कैफे यूज करते हैं, तो आपको जो ये पास प्रो है आपको मात्र 351 रुपये में मिल जाएगा। तो जिनको भी अगर नीड होगा ना, ठीक है, ले लेना, क्योंकि बाद में इसका प्राइस जो है वो 700 रुपये तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जिसको भी अगर लेना है कूपन कोड यूज कर लीजिएगा एस कैफे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। बाकी चलो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि लोक लेखा समिति का जो सदस्य होता है ना, उसका चुनाव जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1 साल। ठीक है, जितने भी आपके समिति हैं, जैसे कि मान लीजिए कि समिति को जो है यहाँ पर 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक आपका स्थायी समिति होता है जो परमानेंट होता है, जो कभी भी मतलब हटता नहीं। एक होता है आपका तदर्थ या फिर अस्थायी समिति, जिसको कि एडहॉक कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का कमेटी होता है। और अगर हम बात करेंगे कि ये जो समिति होता है ना, ठीक है, वो सदन के द्वारा निर्वाचित या फिर नियुक्त किया जाता है और अध्यक्ष या फिर सभापति द्वारा नामित किया जाता है। मतलब कि जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है या फिर राज्यसभा का जो सभापति है, उसके द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे निर्वाचन यानी चुनाव की, तो वो आपका चुनाव कौन करवाता है, तो आपका जो समिति का जो सदन है, ठीक है, मतलब समिति जो है वो सदन के द्वारा, सदन मतलब कि लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर जो है निर्वाचित या फिर नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर बात करेगा नॉमिनेट का यानी कि नामित का, तो वो आपका अध्यक्ष या फिर सभापति करता है। जैसे लोकसभा के केस में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा के केस में राज्यसभा का जो सभापति होता है वो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हम लोगों का अस्थायी समिति है ना, तो उसमें एक वित्तीय समिति होता है और यही हम लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ना भी है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो स्थायी समिति के अंतर ही आपका जो है अंदर ही आपका वित्तीय समिति आता है, जो कि 3 तरह का होता है। ठीक है, इसमें भी 3 तरह का होता है। जैसे पहला आपका होता है सार्वजनिक लोक लेखा समिति, एक होता है प्राक्कलन समिति और एक होता है सिर्फ लोक लेखा समिति। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ में कॉमन चीज़ें क्या होती है। तो तीनों चीज़ों का कॉमन चीज़ तो मैंने बता दी। यहाँ पर निर्वाचन की जो पद्धति होती है किस तरीके की होती है, तो पहला कॉमन ये है। ठीक है, दूसरा कॉमन चीज़ की बात करेंगे कि इसमें जो मेंबर होता है ना, वो कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है। तो मंत्री के अलावा जो लोग, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको कि जो निजी व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, जो मंत्री के अलावा जो लोग होते हैं मतलब सदन में, वो आपके होते हैं निजी व्यक्ति। तो वही निजी व्यक्ति जो है इनके मेंबर्स हो सकते हैं। कोई भी मंत्री जो मतलब मान लीजिए कोई भी पोर्टफोलियो जैसे कि शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब नहीं हो सकते इसके मेंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अवधि क्या होता है, तो मैंने यहाँ बता दिया था 1 वर्ष होता है, चाहे वो सार्वजनिक लोक लेखा समिति हो या फिर प्राक्कलन समिति हो या फिर सिर्फ लोक लेखा समिति हो, सबका जो है कार्यकाल 1 साल का ही होता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इलेक्शन की, इन तीनों का इलेक्शन किस तरीके का होता है, तो ये आपका होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा और अनुपातिक प्रत्यय। जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सेम मेथड यहाँ पर जो है यूज किया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेंबर्स कितने कितने होते हैं। तो याद रखिएगा जो सार्वजनिक लेखा समिति होता है और जो लेख लोखा समिति होता है, लोक लेखा, तो उसमें आपको 22 मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि कहाँ से कितने मेंबर्स की, तो लोकसभा से 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर्स। सेम इसी प्रकार से इसमें भी आपको यानी कि लोक लेखा समिति में भी देखने को मिलेगा। लेकिन प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। इसमें 30 मेंबर्स आपके होते हैं, जो कि सभी लोकसभा से, इसमें राज्यसभा का कोई भी यहाँ पर जो है मतलब रोल नहीं होता है, राज्यसभा के कोई भी मेंबर इसके जो है सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आपका जो पब्लिक वाला होता है यानी कि जो यहाँ पर सार्वजनिक लेखा समिति है, ठीक है, तो ये किस अधिनियम या किसके तहत जो है इसके स्थापना की गई थी, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है ना, उसके अंतर्गत जो इसका स्थापना किया गया था 1921 में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आपका सेकंड वाला था यानी कि प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति जो आपका ये जॉन मथाई की जो सिफारिश थी जो कि 1950 में आया था, उसके अंतर्गत जो इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो जॉन मथाई है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी थे ये। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो हम लोग का तीसरा जो कि है लोक लेखा समिति, तो ये आपका कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर जो है 1964 में जो आपका ये गठन
किया गया था। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पर जो है याद रखना है वित्तीय समिति के बारे में। इसके अलावा कुछ कुछ और भी यहाँ पर समितियाँ होती हैं। तो टोटल अगर हम बात करेंगे कि जितने जो आपका डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो अस्थायी समिति टोटल आपका 24 है, जिसमें कि 16 जो है लोकसभा के द्वारा बनाए जाते हैं और 8 जो आपका राज्यसभा के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं इनकी, तो 31 टोटल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो इसमें कि 21 जो आपके लोकसभा के होते हैं और 10 आपके जो है राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने 3 अस्थायी समितियां पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, वित्तीय समिति के अंतर्गत। इसके अलावा जो है कुछ और भी यहाँ पर स्थायी समितियां हैं, जो कि टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं, जो कि 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के द्वारा बनाए जाते हैं। और सदस्य आपको याद रखना है टोटल 21 होते हैं, जिसमें कि 21 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और 10 जो है आपके राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी मंत्री जो है इनके मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, कौन होंगे, तो जो निजी व्यक्ति होंगे वो होंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बाकी बात करेंगे जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो किसके किसके सदस्य हो सकते हैं। तो पहला तो कि नियम समिति जो होगा उसके सदस्य होंगे, सामान्य प्रायोजन के होंगे और व्यापार सलाहकार समिति के मेंबर जो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। बड़ा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख है। तो देखिए वित्त आयोग अगर पूछेगा तो यहाँ पर देखिए याद रखना है आर्टिकल नंबर 280 रिलेटेड जरूर है वित्त आयोग से, लेकिन अगर यहाँ पर पूछेगा सिफारिश की बात, तो सिफारिश आपका जो आर्टिकल नंबर 281 से है। ठीक है, अब ये सिफारिश जो है किसको देगा, तो ये आपको राष्ट्रपति को देगा। अब राष्ट्रपति चाहे तो उस बात को मान सकता है, चाहे तो वो उसको इनकार कर सकता है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति मतलब मान लीजिए कोई भी सिफारिश दिया, ठीक है, तो उसकी बात को मान भी सकता है और ऐसे भी रख सकता है। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति जो है ये इसको कहाँ पर रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा, यानी संसद में रखेगा। और मान लीजिए कि अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो वो आपका राज्यपाल को सौंप देगा, और अगर सेंटर से रिलेटेड है तो राष्ट्रपति उस पर काम करके जो है कैबिनेट मिनिस्टर में ये बात रखेगा और उस पर विचार विमर्श करेगा। ठीक है, तो अगर पूछेगा सिफारिश वित्त आयोग की सिफारिश, तो ये आपका 281 याद रखना है। और अगर सिर्फ पूछेगा वित्त आयोग के बारे में तो ये आपका 280 याद रखना है। ठीक है, बाकी पहला वित्त आयोग की बात करेंगे तो 1951 में आया था ये। ठीक है, कमीशन का गठन हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो आपके केसी नियोगी थे। बाकी अभी जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके अरविंद पनगड़िया बने हैं, जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से जो ये मतलब इन एक्शन होंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इनके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, जो कि श्री अजय नारायण झा, ठीक है, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, तो ये सब आपके जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं। लेकिन इसके अलावा जो सौम्या कांति घोष हैं ये आपके अंशकालिक सदस्य, यानी कि टेम्पररी बेसिस पर अब ये है। ठीक है, बाकी ये अध्यक्ष याद रखना है। बाकी ये तो 16वां हो गया, हो सकता है कि आपसे 15वां भी पूछ दे, तो 15वां वाले याद रखना है एन.के. सिंह और 14वें वाले याद रखना है आपके वाई.बी. रेड्डी। और पहला आपको याद रखना है यहाँ पर वित्त आयोग के, तो ये आपके केसी नियोगी। अगर पूछेगा वित्त मंत्री तो वो आपका सनमुखम सेट्टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो आपका केसी नियोगी याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये हर 5 साल पे इसका जो है गठन किया जाता है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद को समाप्त करने या फिर बनाने का उल्लेख है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का अनुच्छेद नंबर 169। ठीक है, तो ये आपका विधान परिषद को समाप्त करने या फिर बनाने का उल्लेख करता है। आर्टिकल नंबर 169 में इसका मेंशन किया गया है। कौन करता है ये चीज़, मतलब बनाने का और ख़त्म करने का, तो संसद के द्वारा किया जाता है। कौन सा मेथड से, तो साधारण बहुमत से आपका जो है ये किया जाता है। इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट का जरूरत नहीं होता है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे कि राज्य में जो किस तरीके से ये जो आपका पिरामिड होता है, मतलब सबसे ऊपर राज्यपाल होता है, फिर उसके नीचे आपका विधान परिषद होता है, फिर सबसे नीचे आपका विधानसभा होता है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में जो आपका ये विधान परिषद वाला जो है नहीं होता है। ठीक है, केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपका जो है विधान परिषद भी देखने को मिलता है। ठीक है, और जहाँ पर भी आपका दोनों होता है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों देखने को मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं द्विसदनीय विधानमंडल। तो कौन कौन से वो 6 राज्य हैं, तो आप इसको कपूतम करके याद कर सकते हैं। यहाँ पर के से हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना और एम से महाराष्ट्र। ये 6 ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पे आपका जो है यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो बचेंगे राज्य, ऐसे तो हर एक मतलब स्टेट में आपको देखने को मिलेगा विधानसभा, लेकिन विधान परिषद सिर्फ यही 6 स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा बात करते हैं जो विधान परिषद है। ठीक है, तो इसका संगठन किस तरीके से होता है, मतलब कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे विधान परिषद की, तो जितने भी मेंबर्स विधानसभा में होंगे ना, उसका 1/3 भाग जो है अधिकतम आपके मेंबर्स हो सकते हैं विधान परिषद में, उससे ज़्यादा नहीं।
बाकी न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम आपके 40 मेंबर होंगे। तो ये आपको विधान परिषद का कंपोजिशन आपको याद रखना है। बाकी कार्यकाल की बात करेंगे तो जिस तरीके से राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, सदस्यों का, ऐसे तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये भंग नहीं होता है। हर 2 साल पे जो है यहाँ पर 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब निर्वासित किए जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है हर एक सदस्य का जो कार्यकाल 6 वर्ष आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बाकी विधान परिषद का तो मैंने बता दिया। यहाँ पर कंपोजिशन अगर पूछेगा विधानसभा का, तो विधानसभा का याद रखिएगा। पहले तो इसका आर्टिकल याद रखिएगा 170 में है। ठीक है, और बाकी 171 में आपका विधान परिषद है, और बाकी 169 तो मैंने बता ही दिया कि ये विधान परिषद के समाप्त करने या फिर बनने के बारे में उल्लेख है। अगर पूछेगा यहाँ पर जो है विधानसभा के अधिकतम अगर मेंबर्स की, तो ये 500 हो सकता है, और न्यूनतम अगर पूछेगा तो ये 60 हो सकता है। ठीक है, लेकिन सब में ये अप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ कुछ जैसे अपवाद भी है, जैसे कि आपका जो है सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में जो न्यूनतम जो मेंबर्स होंगे वो 30 ही होंगे। बाकी नागालैंड में 46 और मिजोरम में 40। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वो सब में आपका न्यूनतम 60 होगा और अधिकतम 500 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो ये विधानसभा का कंपोजिशन है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 170 में मेंशन है। अगर पूछेगा 171, तो जैसा कि मैंने बोला ये विधान परिषद की संरचना से संबंधित है कि इसमें जो मेंबर्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो पहला तो कि इसमें ऐसे याद रखिएगा 1/3, 1/12, 1/12 और 1/3, जिसमें कि 1/3 जो भाग होगा ना वो नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों वाले मतदाताओं द्वारा यहाँ पर जो है चुने जाते हैं। ये आपका पहला चीज़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा 1/12 जो मेंबर्स होंगे ना वो आपका राज्य में रहने वाले व्यक्ति जो कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में मतलब यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 साल तक जो है अगर स्नातक किए हुए हैं तो वो हो सकते हैं 1/12। ठीक है, और 1/12 कम से कम 3 वर्षों से शिक्षण में संलग्न व्यक्ति मतलब जो टीचर के पोस्ट पर हैं। ठीक है, वो होंगे 1/12 में। ठीक है, और 1/3 होंगे आपके विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा जो बची है लगभग 5/6 मेंबर्स, ये आपके जो है मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। किस किस फील्ड में, तो आप साहित्य फील्ड में या फिर विज्ञान के फील्ड में, कला के फील्ड में जो भी बेटर होंगे, मतलब जो जिनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उनको जो है यहाँ पर मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो इस तरीके से विधान परिषद का जो संरचना होता है वो होता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 171 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 1/3, 1/12, 1/12 और 1/3। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने टेक्टोनिक प्लेटों के फैलने के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसके बाद समुद्र तल फैलाव कहा गया। ठीक है, जिसे बाद में ये कहा गया था। देखिए ये आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है ये आपका किसने दिया था, ये ओवरऑल ये क्वेश्चन है। तो ये दिया गया था आपका हैरी हैस के द्वारा। ठीक है, बाकी एक आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये आपका जर्मन वैज्ञानिक जो अल्फ्रेड वैगनर है उनके द्वारा 1912 में दिया गया था। और इनके अनुसार ये बोला गया था कि जितने भी महाद्वीप थे ना, सबसे पहले जो आपके बड़े एक भूखंड से जुड़े हुए थे। जैसे कि सबसे पहले आपको जो मैं बताऊँ, अगर 225 बिलियन ईयर्स एगो की अगर मैं बात करूँ, तो जो संपूर्ण जो है वो आपका पैंजिया और पैंथलासा में डिवाइडेड था। पैंजिया जो था वो आपका स्थलीय भाग था और पैंथलासा जो था वो आपको पानी वाला पार्ट था। फिर बाद में जो है इसमें कुछ चेंजेज हुआ और ये जो आपका लॉरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया। ठीक है, जिसमें कि गोंडवाना का ही हिस्सा हम लोग का भारत है। ठीक है, तो ये इसका हिस्सा था। फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ पर जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे अफ्रीका, यूरोप, ये सब। और करंट में आपको पता होगा कि टोटल 7 हमारा जो है यहाँ पर कॉन्टिनेंट है। तो ये आपका जो थ्योरी किसने दिया था, कि जर्मन वैज्ञानिक जो अल्फ्रेड वैगनर थे 1912 में ये दिया गया था। ठीक है, और कैसे ये पता चला था यहाँ पर कि ये मतलब इस सोर्स कैसे कैसे मिला था कि हाँ मतलब ये जो हिस्सा है ये इसी से टूट के मिला है। तो उसके यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनके साक्ष्य थे यहाँ पर कि जीवाश्म समान, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये अफ्रीका है। ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए कॉन्टिनेंट है जैसे एशिया है। ठीक है, तो यहाँ का जो जीवाश्म है और यहाँ का जो जीवाश्म है ये दोनों सेम देखने को मिले। और इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ मतलब सेम फॉसिल्स का जो एज है यहाँ के फॉसिल्स के एज से मिल रहा है, यानी कि जरूर ये जो है इसके इसी का पार्ट होगा, तो इससे ये अलग हुआ है। ठीक है, तो पहला साक्ष्य ये मिला। दूसरा साक्ष्य ये था कि चट्टानों की उम्र समान थी, मतलब वही उम्र मैंने बता दिया कि मतलब यहाँ की जो रॉक्स थी और यहाँ की जो रॉक्स थी, जब कार्बन डेटिंग यूज किया गया तो दोनों का जो एज है वो समान पाया गया। ठीक है, उसके अलावा जिग्स ऑफ फिट, यानी कि जो दरारें यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा वाला जो दरार है ये दोनों आपस में फिट हो जा रहे थे। इस कारण से ये पता चला कि हाँ इसी से ये अलग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा टिलाइट देखने को मिला, अवसादी चट्टान देखने को मिला, प्लेशर डिपॉजिट मिले यानी कि स्वर्ण भंडार देखने को मिलेगा सेम जगह पर। इससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यानी कि विस्थापन हुआ है लैंड का। ठीक है, और
कारण क्या बताया गया इसका? तो कारण बताया गया आपका ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल, जो कि आपका मतलब ये गलत बताया गया था, लेकिन याद रखना आपको कि क्या किसके कारण ये बताया गया था। तो ये आपका ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल के द्वारा ये बताया गया था कि ये चीज़ें हुआ है, लेकिन वास्तव में ये नहीं था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर आपको याद रखना है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और हैरी हैस मैंने बता दिया यहाँ पर क्या था। तो हैरी हैस ने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, जो कि 1962 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपको याद रखना मैकेंजी और पार्कर के द्वारा 1967 में दिया गया था। और संवहन धारा सिद्धांत जो कि आर्थर होम्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। अब ये संवहन धारा आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड है ना, ठीक है, धरती के अंदर जो है आपका मैग्मा और लावा है, तो उसमें संवहन के कारण जो है आपका जो ये लैंड है उसमें फैलाव हुआ। तो इसके द्वारा ये जो है आपका आर्थर होम्स के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि सिद्धांत जो है मतलब बताया गया था क्या रीजन, तो ज्वारीय बल और ध्रुव प्लायन बल, जो कि सही नहीं था। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं मैंने बताया था तीन तरह का होता है आपका, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। तो अपसारी में क्या होता है कि प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाती है, जिससे कि पृथ्वी की नई पपड़ी बनती है, मतलब ये अलग जाएगा, मतलब दोनों प्लेट है, जैसे अगर ये मतलब हटेगा तो यहाँ पर रिज का निर्माण यानी घाटी का निर्माण यहाँ पर जो है होगा। ठीक है, इसके अलावा अभिसारी में क्या होता है कि एक दूसरे के पास आ जाती है और टकराती है, और टकराने के कारण जो है आपका यहाँ पर पर्वत वगैरह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और रूपांतरित में होता है एक दूसरे के बगल में खींच सकती है, जिससे कि भूकंप आती है, जैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों एक दूसरे में आपस में इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा, तो ये कंपन करता है। ठीक है, तो ये तीन तरह की प्लेट सीमाएं आपको याद रखनी है। बाकी जो आपका निर्माण होता है ना, कुछ कुछ यहाँ पर जो है लैंड फॉर्म्स, ठीक है, जिसमें कि आपका महाद्वीपीय शेल्फ होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसका ढलान जो है 1 डिग्री से कम होता है। ठीक है, महासागर बेसिन की शुरुआत जो है यही यहीं से होती है, जो कि काफ़ी संकीर्ण होती है यानी कि पतली होती है। फिर भारत में आपको जो है गयोट बनता है, ठीक है, जो कि सपाट शीर्ष वाला समुद्री पहाड़ होता है। जैसे ये जो होता है ये आपको जो है गयोट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का पहाड़ ही है पानी के अंदर, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो चपटा है, तो इसको गयोट कहते हैं। ठीक है, बाकी सम्मान धारा सिद्धांत की बात करेंगे तो आर्थर होम्स ने दिया था 1930 में। ठीक है, मैग्मा की गति के कारण, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और दो कारण इसके मतलब है किस कारण से होते हैं, तो ये रेडियोधर्मी क्षय के कारण और आदिम उष्मा के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम जो है कहाँ पे होता है, तो ये देवप्रयाग में होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी आपके मतलब संगम है उसको आपको याद रखना है। जैसे कॉमन तो आपका अलकनंदा नदी है ही, ठीक है, इसी में अलग अलग नदियाँ आकर के जो है अलग अलग संगम का निर्माण करती है, तो उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन उसके पहले याद रखिएगा कि जो अलकनंदा नदी है इसका मतलब उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो संतुपत ग्लेशियर से आपका निकलता है ये अलकनंदा नदी। ठीक है, अब यहाँ से जो है काफ़ी सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि धौलीगंगा, नंदाकनी और पिंडार, ये तीनों जो है आपका बाईं तरफ से मिलती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी धौलीगंगा मिलती है ना, वहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। पिंडार नदी जहाँ पर निकलती है वो कर्ण प्रयाग वहाँ पर बनता है। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जहाँ पर निकलती है, जहाँ से बहती है मतलब जहाँ पर मिलती है, वो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और भागीरथी जहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, वो देव प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है, और बात याद रखिएगा भागीरथी जो है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो गंगोत्री है, जो कि गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। और मंदाकिनी नदी का याद रखिएगा चौड़ाबाड़ी हिमनद से निकलती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करिएगा, तो याद करने का ट्रिक है यहाँ पर, ऐसे याद करिएगा कि अलकनंदा तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो बी भागीरथी तो बी डी, ठीक है, बीडी बीडी पीता है ना सब लोग, तो बी डी, ठीक है, सब लोग नहीं मतलब कुछ लोग तो पीते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिएगा बी डी। ठीक है, तो बी से भागीरथी, डी से देवप्रयाग। उसी प्रकार से धौलीगंगा तो डी भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे याद रखिएगा, तो डी से विष्णु प्रयाग हो जाएगा, वी से नंदाकनी, तो एन से नंदाकनी और एन से नंद प्रयाग। ठीक है, पी से पिंडार, तो पी के आपने मूवी देखा होगा, तो पी से पिंडार और के से कर्ण प्रयाग, इस तरीके से याद कीजिएगा। और मंदाकिनी तो नेवी एम आर का एग्जाम होता है, तो एम आर, ठीक है, मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवमोगा जो जिला है ना, ठीक है, तो उसमें पूछा यहाँ पर कि शिवमोगा जिला जो अपने लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है ये, तो ये आपका स्थित है कर्नाटका में। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे कुद्रेमुख की, तो ये आपका कर्नाटका में है। ये भी बाइलाडेला की बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। और डल्ली राजरा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये भी आपका जो है प्रमुख यहाँ पर जो है लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए जो यहाँ पर प्रमुख स्थान है ये। इसके अलावा बात करेंगे अगर अयस्क बेल्ट की, प्रमुख अयस्क बेल्ट तो 3 है यहाँ पे, ऐसा तो 4 है लेकिन प्रमुखता यहाँ पर 3 ही है। तो याद रखिएगा ओडिशा झारखंड बेल्ट याद रखिएगा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुरू बेल्ट जो कि आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यही वाला। इसके अलावा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो ये 4 बेल्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है,
जो कि प्रमुख अयस्क बेल्ट है। इसके अलावा सिंहभूम जो क्षेत्र है वो आपका झारखंड में पड़ता है, और मयूरभंज और क्योंझर जो है ये आपका ओडिशा में पड़ता है, जो कि लौह अयस्क के लिए जो है काफ़ी प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका अड्यार मद्रास में यहाँ पर स्थापित किया गया था 1882 में। ठीक है, पहले ये 1875 में था न्यूयॉर्क में। ठीक है, बाद में इसको जो है 1882 में शिफ्ट किया गया था अड्यार मद्रास में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे एम एस ऑलकॉट और एच पी ब्लावत्स्की जो है ये इसके सदस्य थे, मतलब मेंबर्स थे, याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के। 1875 में ही आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज का भी स्थापना होता है, जो कि दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए कुछ नारे जैसे कि वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है, तो ये आपका जो दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पर याद रखने। बाकी इसके भी पहले हम लोग कुछ कुछ फैक्ट, जैसे कि इनका मूल नाम मूल शंकर था, गुरु का नाम, ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। बाकी यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो 1830 में ये जो है हुआ था। ठीक है, हेनरिल विलियम डेरोजियो इसको जो नेतृत्व करता थे। लोक हितवादी की बात करेंगे तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो है ये लीड किया जाता है इसको। ठीक है, किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये बंगाल वाला पूछ रहा है। ठीक है, बिहार में तो आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ल थे, लेकिन अगर पूछेगा यहाँ पर बंगाल वाला तो ये आपका विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर हम लोग रामोसी किसान बल, ठीक है, जो कि आपका वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है ये लीड किया जा रहा था। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग एका आंदोलन, तो ये आपका जो है मदारी पासी के द्वारा जो है ये लीड किया था, अवध वाला जो एरिया था ना यूपी वाला, वहाँ पे 1921 में। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? तो आपको पता होगा कि ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है नील की खेती करवाई जा रही थी अंग्रेज़ों से, तो उसके विरुद्ध में यहाँ पर जो है नील विद्रोह हुआ था। और किस तरीके से मतलब किसानों से मतलब बुरा व्यवहार करते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, इस चीज़ के बारे में वर्णन मिलता है आपका जो नील दर्पण है, जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें इसके बारे में लिखा गया नील दर्पण में। ठीक है, इसके अलावा आनंद मठ के बारे में एक याद रखिएगा कि आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, तो उसमें आपका सन्यासी विद्रोह के बारे में आपका मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1885 में फिरोज शाह मेहता और के टी तेलांग ने तेलंग के साथ मिल करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका बदरुद्दीन तैयबजी और जो फिरोज शाह मेहता थे और केटी तलांग, ये तीनों मिल करके करते हैं आपका 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा। बाकी एक थे आपके बहराम जी एम मालाबारी, जो कि आपका सहमति की आयु अधिनियम पारित किए थे 1891 में इनके समय में। ठीक है, जिसमें कि जो महिलाओं की जो विवाह की जो एज थी, ठीक है, तो उसको जो है बढ़ाया गया था। पहले ये 14 वर्ष हुआ करता था, फिर बाद में इसको इंक्रीज किया गया था। ठीक है, या 12 से 14 किया गया था, कुछ ऐसा ही था, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर हुआ था। ठीक है, बाकी लैंड होल्डर सोसाइटी बात करेंगे तो 1837 ईस्वी में जो है द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग अगर पूछेगा तो 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष। बाकी इसके अलावा हम लोग इंडियन एसोसिएशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं, तो ये नया नया चीज़ जो है वो आपको याद करना है। ठीक है, 1875 में आपका शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। 10 क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि बाबर जो है 12 साल में आपका फरगना की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, 1504 में काबुल पर ये आक्रमण करते हैं, फिर बाद में ये इंडिया में आते हैं। ठीक है, और 4 युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, जो कि कौन कौन सा था? तो ये आपका था 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें। फिर हुआ था आपका खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, राणा सांगा को हराया था इसने, जो कि मेवाड़ के राजा थे। चंदेरी का युद्ध जो कि मेदिनी राय के साथ हुआ था, मेदिनी राय को भी इसमें हरा दिया था बाबर ने। और लास्ट जो कि आपका अफगानों के विरुद्ध होता है 1529 में, तो अफगानों को हराया था यहाँ पर। ठीक है, 1529 में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो बाबर का जो है यहाँ पर जो आपका आत्मकथा था, तो जो कि बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको यहाँ पर जो है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा जो है इसको मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रांसलेट किया गया था, बाबरनामा लिखा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बाबर के जो पिता थे, याद रखिएगा, तैमूर के वंशज बताए जाते थे, और माता की जो ओर से थे वो चंगेज खान के वंशज थे। तैमूर का आक्रमण भारत पे कब हुआ था? तो 1398 में आपका जो है मोहम्मद शाह तुगलक के समय में हुआ था। और चंगेज खान का जो मतलब जो याद रखना है कि 1221 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश के समकालीन ये थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, बोला वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़ करके पैसा उधार देने की अनुमति नहीं है, उसे क्या कहा जाता था? इसको जो हम लोग बेस रेट कहते हैं, यानी कि आधार दर कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़ करके, मतलब हम लोगों ने देखा था ना
कि जो पैसा मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है, वो बैंक में मतलब मान लीजिए कि वो जमा कर रहा है, ठीक है। अब वो बैंक किसी दूसरे को अगर लोन दे रहा है तो पूरा पैसा लोन नहीं दे सकता है, कुछ ही पैसा दे सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आधार दर, ठीक है। दो चीज़ और होती है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि आपका चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत ये दोनों आता है। बाकी मौद्रिक नीति समिति आपको याद रखना है कि 6 सदस्य इसमें होते हैं, 3 आपके आरबीआई के थ्रू और 3 आपका सरकार के द्वारा होता है। 3 आरबीआई के थ्रू कौन कौन होते हैं, तो पहला तो कि गवर्नर ही होता है आरबीआई का, दूसरा आपका डिप्टी गवर्नर होता है और तीसरा आपका कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है। इसके अलावा 12th नंबर क्वेश्चन है, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ये आपका अवायवीय शोषण कहलाता है, और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वो आपका वायवीय शोषण होता है। अब किस तरीके से अंदर ये होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि श्वसन में किस तरीके से पहले नाक से हम लोग का ये फेरिंग्स लैरिंग्स होते हुए जो ट्रैकिया होता है वहाँ से जाता है, फिर हम लोग का यहाँ पर कहाँ पर पहुँचता है, ब्रोंकियल्स में पहुंचता है, सॉरी ब्रोंकियाई में बन जाता है, ठीक है। ब्रोंकियाई में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स पे आपका एल्वियोलाई लगे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपका फिर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये रक्त में मिल जाता है, ठीक है। रक्त में सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स में आपका सबसे पहला चीज़ तो याद रखना साइटोप्लाज्म होता है। तो जो हम लोग भोजन लिए तो उसमें सबसे पहले तो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन अणु से मिलकर बना होता है। तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ये विखंडित होता है पाइरूवेट में, जो कि 3 कार्बन अणु में बदल जाता है। अब यहाँ पर 3 तरीके से हो सकता है। पहला, अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या चीज़ का निर्माण करेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तब क्या करेगा, और ऑक्सीजन अगर कम मिलेगा, ठीक है, तब क्या करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं। एक होता है ऑक्सीजन की कमी में, तो कमी में अगर पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल बनता है जो कि 3 कार्बन के अणु से मिलकर बना होता है। इसके अलावा ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर बात करेंगे तो ये एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा निकलता है, ठीक है। एथेनॉल क्या होता है, तो 2 कार्बन का अणु होता है। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस तरीके से जो है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बनता है, और ऑक्सीजन की कमी में क्या क्या बनता है, ठीक है। इसके अलावा बात कीजिएगा यहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दही में देखने को मिलता है, ठीक है। लैक्टोज शुगर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये दूध में देखने को मिलता है। फ्रक्टोज आपका फलों में देखने को मिलता है। माल्टोज आपका जो है अनाज में देखने को मिलता है। बाकी दूध में बात करेंगे कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये कैसिन होता है। नाखून और बाल में बात करेंगे तो कैराटिन होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर बात करेंगे तो ये आपका कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है शरीर में, ठीक है, जो कि ट्रिपल हेलिकल संरचना इसमें देखने को मिलता है, जिसकी खोज जी रामचंद्रन के द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी में, जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखिए जो भी चीज़ें बाएं से दाएं आपका जो है यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आने में घटता है। हम यहाँ पर बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो हमको पता है कि परमाणु त्रिज्या नीचे आते से क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हमसे वही पूछा था कि बाएं से दाएं जाएगा तो क्या होगा परमाणु त्रिज्या पे, तो ये आपका घटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो चीज़ ऊपर से नीचे में बढ़ेगा वो बाएं से दाएं जाने में घटेगा, ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा। अब क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है, तो सब चीज़, ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ को छोड़ा करके यहाँ पर जो है सब चीज़ सेम होता है। सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 2 चीज़ ऐसे हैं जो कि आपका अपोजिट होता है, यानी कि ये जो है आपका बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, ये घटता है, ठीक है। 2 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, आयोनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बाकी इसके अलावा एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगा। मेटालिक गुण भी आपका ऊपर से नीचे आने में घटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे परमाणु आकार, तो मैंने बता ही दिया कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और दाएं से बाएं जाने पर घटेगा। सॉरी ये तो गलत लिखा हुआ है ना, ऊपर से नीचे जाने पर बाएं से दाएं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, बाएं से दाएं, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। आगे है विद्युत ऋणात्मकता, तो ये भी आपका नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। नीचे जाने पर जो घटेगा वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे याद रखिएगा। धात्विक गुण भी आपका सेम होता है, जिस तरीके से रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी आयनीकरण ऊर्जा होता क्या है, तो बोला किसी पृथक पृथक परमाणु या फिर अणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है ना, उसको हम लोग आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो वह ऊर्जा जब तब उत्पन्न होती है जब एक गैसीय तटस्थ परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है और एक ऋणात्मक आवेशित आयन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो ये होता है आपका विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति किसी दिए गए रासायनिक तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाते समय, मतलब जब बंध बन रहा है ना तो उसके समय जो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है आपका, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो इसका रंग क्या होता है, तो ये आपका बैंगनी कलर का होता है, यानी कि जामुनी कलर का होता है, ठीक है।
बाकी ये जो लिटमस होता है वो लाइकेन का बना होता है, और लाइकेन जो है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। बाकी ये अम्ल में नीला से लाल हो जाता है और क्षार में लाल से नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक पहला सूचक, ठीक है। दूसरा एक सूचक होता है आपका कौन सा, ये होता है आपका फिनोप्थलीन, ठीक है। फिनोप्थलीन क्या होता है यहाँ पर कि जो आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि जब उदासीन होता है तो इसका रंग मतलब सेम होता है, ठीक है। एसिडिक वाले में भी सेम होता है, ठीक है, मतलब ग्रे है तो ग्रे ही रहेगा, ठीक है। कलरलेस है तो कलरलेस रहेगा। और लेकिन जब बेस में इसको डाला जाता है तो ये आपका पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक होता है आपका मेथाइल ऑरेंज, तो मेथाइल ऑरेंज ऐसे आपका येलो रहेगा, ठीक है, बेस में। और जो आपका न्यूट्रल है उस फेज में आपका जो है वो येलो रहेगा, लेकिन जैसे ही ये एसिडिक में जाएगा, ठीक है, तो इसका कलर ऑरेंज में चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दो चीज़ भी, ठीक है। इसके अलावा एक घ्राण संकेतक होता है जिसको कि मतलब स्वाद सूंघ करके, ठीक है, मतलब गंध लेकर के जो है इसको पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, तो उसको हम लोग घ्राण संकेतक कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका जो है प्याज, वैनिला और लौंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हुए यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है और कंडक्टर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो आप देखिए तीनों जो आपका फिंगर एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप बस जो आपका फोर्स वाला, जैसे यहाँ पर बोला है ना कि फोर्स क्या है, कहाँ पे उत्तर की ओर है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका उत्तर की ओर है। तो आप बस फिंगर को उस तरीके से उत्तर की ओर कर लीजिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वाला, सॉरी ये तो चुंबकीय क्षेत्र है ना ये वाला, तो इसको आप उत्तर में कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपका ये जो मिडिल फिंगर जो कि धारा का डिनोट करता है ये आपका इधर चला जाएगा, और जो हम लोग का ये क्या कौन सा जो थंब है ये ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। ये मैं दिखा नहीं सकता ऊपर की ओर, लेकिन आप ऐसा समझिए कि 3D पिक्चर है। तो ये आपका उत्तर की ओर है, ये जो बल है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र आपका ये चला जाएगा कहाँ पर, ये चला जाएगा उत्तर की ओर, ठीक है, ये ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका है ये पश्चिम की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि धारा की दिशा क्या हो जाएगी, तो ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, जो कि आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, अपने फिंगर को उस तरीके से रखिएगा तो ये हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यही होता है, ठीक है। और ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अंगूठा किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किस चीज़ को दर्शाता है, धारा किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी है फोर्स निकालने का, यहाँ पर एल बी साइन थीटा, ठीक है। आप यहाँ पर फोर्स जो है मैक्सिमम कहाँ पर होगा तो 90 डिग्री पे होगा, और मिनिमम कहाँ पे होगा तो 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। बाकी याद रखिएगा कि बाएं हाथ का जो नियम होता है ना उस पे जो आपका मोटर का सिद्धांत काम करता है, और जो दाएं हाथ वाला था ये आपका जनरेटर पे था, ठीक है। मोटर क्या करता है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी धारावाही चालक को बाध्य चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, ठीक है, तब इसका जो यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है तो बल अधिकतम होगा, और 0 डिग्री है तो न्यूनतम होगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, आगे है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका एक होता है धारा वहन करते समय सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समकेंद्रित होती है, जिसका केंद्र तार पर स्थित होता है, ये आपका होता है, ठीक है। जैसे कि ये मतलब तार है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और सबका जो ये कोसेंट्रिक होता है, मतलब एक ही सेंटर होता है इन सबका, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सेंटर के पास होता है यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सबसे कम आपका यहाँ पर जो होता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा वो घटेगा, ठीक है। ये चीज़ लिखा भी हुआ यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दूरी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि धारा जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ आपका कौन से नियम से बताया जाता है, तो आपका जो मैक्सवेल का जो दाहिना हाथ हाथ का जो अंगूठे का नियम है उसके द्वारा ये बताया जाता है, ठीक है। इसमें जो धारा ऊपर की ओर होता है, ठीक है, और जब धारा ऊपर की ओर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त होता है, और धारा नीचे की ओर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो है दक्षिणावर्त होगा। ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल का स्क्रू नियम, ठीक है। तो बोला सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है मैक्सवेल का स्क्रू नियम, वही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये, ठीक है, कि धारा का अगर दिशा हमको ज्ञात करना है कि वो वामावर्त घूम रहा है कि दक्षिणावर्त घूम रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है मैक्सवेल का जो स्क्रू नियम यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगीत जो है वाद्य ठोस वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ठोस आपको जैसा कि पता होगा कि घन क्या है, घन आपका एक सॉलिड है, ठीक है। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कि जो आपका धन वाद्य है, ठीक है, ये आपका संगीत जो है एक ठोस वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है, जिसको कि एडियोफोन कहते हैं। बाकी तंतुवाद में आपको याद होना चाहिए कि तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें कि सितार, वीणा, रुद्र वीणा आते हैं। इसके अलावा अवतनद वाद्य यंत्र क्या होता है, तो ये आपका झिल्ली वाद्य यंत्र होता है, मेम्ब्रेन वाला, जो कि ढोलक इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पखवाज आ जाएंगे, ठीक है।
सुशीर वाद्ययंत्र जिसको कि हवा से बजाया जाता है, हवा से फूंक के, जिसको कि एरोफोन कहते हैं, जिसमें कि बांसुरी, शहनाई ये सब आ जाता है। ठीक है। तालवाद या फिर आधातवाद वो होता है जिसको कि पीट के बजाता है, जिसमें कि आपका जो है ड्रम हो जाएगा, ये सब आपका जो होता है वो परक्यूशन वाले में। ठीक है। आगे है ए लाइफ मिशमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है। बाकी हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि आपका मधुशाला हो जाएगा। ठीक है। नीड का निर्माण फिर ये सब आपका जो है हरिवंश राय बच्चन की है। उर्वशी, नीम के पत्ते ये सब आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। दीप सिंघा आपका महादेवी वर्मा का है। चिदम्बरा तारापत ये जो आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। प्रेमचंद्र की जो है प्रमुख गोदान, गबन, कफन और निर्मला है। और मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तो ये आपका पंचवटी, यशोधरा, रंग में भंग और साकेत ये सब जो आपका प्रमुख पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है। तो प्रमुख पुस्तकें आपको यहाँ पर जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 18th नंबर क्वेश्चन बोर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया जिन्होंने अपने प्रदर्शन के खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर में लेने के लिए खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देने का जारी रखा। तो ये आपका ध्यानचंद पुरस्कार आपका है। ठीक है। आजीवन उपलब्धि के लिए। ठीक है। देखिए ये दो चीज़ होता है आपका, एक होता है आजीवन उपलब्धि और एक होता है सिर्फ ऐसे ही। ठीक है। तो आजीवन उपलब्धि बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा ध्यानचंद्र। ऐसे तो आपका ओवरऑल जो हाईएस्ट वाला है वो आपका मेजर ध्यानचंद्र है। ठीक है। जिसका कि पुराना नाम आपका जो है राजीव गांधी खेल रत्न है, जिसके लिए धनराशि कितना है 25 लाख रुपए है। ठीक है। और पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसको मिला है 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को मिला है शतरंज के क्षेत्र में। ठीक है। बाकी अर्जुन पुरस्कार भी आपका खेल से संबंधित है, लेकिन ये आपका सेकंड आपका है। ठीक है। सेकंड हाईएस्ट वाला है। तो 15 लाख रुपए में इसमें दिया जाता है और पहला अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया था। ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे तो आपका 2001 से शुरू हुआ, जिसमें कि 10 लाख रुपए आपका दिया जाता है। द्रोणाचार्य वाला क्या था, ये आपका कोच को मिलता है। ठीक है। पहला वाला किसको मिला था, तो 3 व्यक्ति को मिला था आपका, ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि मुक्केबाजी के कोच थे, गोयम नाम्बियार जो कि एथलेटिक्स के कोच थे, भालचंद्र भास्कर जो कि आपका कुश्ती के कोच थे। तो ये 3 लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मिला था कौन सा द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया, तो तमिलनाडु का जो आपका है पम्बन ब्रिज। ठीक है। वो आपका है। ठीक है। जिसकी लंबाई आपका 2.08 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा देखिए मुख्य भूमि होता क्या है, तो मुख्य भूमि आपका ये होता है जैसे कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे ये जो आपका इंदिरा पॉइंट रोड है। ठीक है। साउदर्न पॉइंट। लेकिन अगर मेन लैंड का पूछेगा तो ये कन्याकुमारी। तो मेन लैंड को जोड़ने का काम करता है आपका पम्बन ब्रिज, किससे, रामेश्वरम से। ठीक है। बाकी पूर्वी और पश्चिमी और जो उत्तरी बिंदु आपको याद रखना चाहिए कि पूर्वी बिंदु आपका कीबुतु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि है। ठीक है। पश्चिमी अगर पूछेगा तो घारमोती जो कि गुजरात में पड़ता है, और पूर्वी आपका पूछेगा तो इंदिरा कॉल जो कि आपका कश्मीर में है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सबसे उत्तरी राज्य अगर पूछेगा, ठीक है, तो सबसे उत्तरी राज्य आपका जो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर आपका यूटी बन चुका है। ठीक है। और उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल। बाकी भारत का विस्तार अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण तो 3214 होना चाहिए, ना कि 44। ठीक है। 3214। और पूर्व से पश्चिम अगर पूछेगा तो 2933 किलोमीटर आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। चेनाब नदी में पे बना है, जो कि अभी अभी कुछ साल पहले बना है। ठीक है। जिसकी लंबाई 530 मीटर है और ऊंचाई अगर पूछेगा तो 359 मीटर है। बाकी 20वां क्वेश्चन है भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, तो ये आपका मसाली जो कि गुजरात में पड़ता है। और एक है मोढेरा भी जो कि आपका भारत का पहला सौर गांव बना है। ठीक है। यहीं पे आपका जो सूर्य मंदिर भी है जो कि भीमदेव के द्वारा बनाया गया, जो कि सोलंकी वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है। बाकी कैसा लगा लेक्चर आप लोग मुझे कंटिन्यू बताइएगा। ठीक है। कमेंट में। बाकी इसी तरीके से लेक्चर जो है आज से डेली रहेंगी। ठीक है। क्योंकि बीच में कुछ रीजन्स आ गए थे जिसको कि मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम के ऊपर भी, लेकिन अब से ये रेगुलर रहेगा। ठीक है। तो रेगुलर इसको कंटिन्यू कीजिए। टोटल ये 30 लेक्चर होने वाला है पीवाई के पार्ट 5 में, तो उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा एमसीक्यू के थ्रू भी आपका रिवीजन चल रहा है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।